हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। आज से हम लोग क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी बायोलॉजी का ही। तो हम बायोलॉजी का 11 12 का बहुत ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं, लेकिन क्लास 10th का वीडियो नहीं बनाए। शायद एक चैप्टर वीडियो का अपलोड है, पहला चैप्टर जैव प्रक्रम और पाचन वगैरह जो उसमें आता है उसका वीडियो अपलोड है। तो हम सोचे कि एक वीडियो अपलोड है तो उसका और रेगुलर वीडियो भी लाया जाए। तो इसलिए हम आज क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर का वीडियो लेकर के आए हैं। सेकेंड चैप्टर में क्या है? श्वसन तंत्र। सेकेंड चैप्टर में क्या है? क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर में श्वसन तंत्र है बायोलॉजी में। ठीक है, तो आज से हम क्या पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। तो इसमें बहुत सारा बेसिक नॉलेज भी चाहिए। जैसे पिछला चैप्टर था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा जीव कैसे भोजन ग्रहण करता है, और भोजन ग्रहण करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि भोजन ग्रहण होगा तभी तो हमको ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलेगा तो हम उससे काम कर पाएंगे। तो पाचन में आप लोग यही सीखे होंगे कि हम जटिल कार्बनिक पदार्थ या जटिल कार्बनिक अणु को ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, और उसका क्या होता है? धीरे धीरे पाचन होता है, और पाचन होकर के छोटे छोटे अणु में बदलता है। तभी ये हमारे शरीर में घुल मिल सकता है, तभी ये हमारे खून में आकर के मिलता है। लेकिन जब ये पूरे शरीर में मान लीजिए ग्लूकोज बन गया, हमने भोजन करा, ठीक है, कोई व्यक्ति भोजन करा और उसके शरीर के कोशिका में ग्लूकोज बना, उसके शरीर के कोशिका में क्या बना? ग्लूकोज बना। ऐसे ही बेसिक है, समझिए इसको। ये बड़ा सा कोशिका बना दिया। तो कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति भोजन करा, और वो जब भोजन करा तो भोजन का क्या होगा? पाचन होगा। पहला चैप्टर में पढ़े हैं, भोजन का पाचन होगा। जब भोजन का पाचन होगा तो उसके भोजन के पचने से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या निर्माण होता है? ग्लूकोज। ठीक है, उसके कोशिका में क्या निर्माण होता है? ग्लूकोज निर्माण होता है। तो इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होगा। इससे हमको क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा प्राप्त होगा। लेकिन कैसे? कैसे प्राप्त होगा? तो आप लोग ये जानते होंगे कि जीवन के लिए हमको भोजन करना जरूरी है। जीवन के लिए भोजन करना जरूरी है, लेकिन एक और बात जरूरी है। भोजन तो कर लिए, भोजन का पाचन तो हो गया, लेकिन इस पचे हुए भोजन से अभी तक ऊर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस ग्लूकोज से हमको ऊर्जा कैसे मिलेगी? ये सवाल उठता है कि नहीं, कि जो ग्लूकोज है इससे हमको ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो हम आपको बताते हैं कि जो भी कोशिका के अंदर ग्लूकोज है, इससे हमको ऊर्जा तभी मिलेगा जब इस ग्लूकोज में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। जब इस ग्लूकोज में कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। जब इस ग्लूकोज में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा तभी इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होगा। तभी हमको इससे क्या प्राप्त होगा? ऊर्जा। और आप लोग जानते होंगे कि ऊर्जा के रूप में क्या प्राप्त होता है? एटीपी प्राप्त होता है, और इसके साथ साथ CO2 भी मुक्त होता है और H2O भी मुक्त होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो जान लीजिए। तो अभी तक क्या हुआ है? हमने भोजन का पाचन किया, और भोजन ग्लूकोज के रूप में कोशिका में जमा है। कहाँ जमा है? ग्लूकोज के रूप में कोशिका में जमा है। लेकिन जब तक हम श्वसन की क्रिया नहीं करेंगे, जब तक हम श्वास नहीं लेंगे, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और जब तक ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो खाने का क्या फायदा जब ऊर्जा मिला ही नहीं? तो खाने का फायदा तभी होगा जब उस ग्लूकोज से हमको क्या मिले? ऊर्जा मिले। तो उस ग्लूकोज से हमको ऊर्जा तभी मिलेगा जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया तभी होगा जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। तो अब सवाल उठता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे आएगा? तो श्वसन द्वारा आएगा। कैसे आएगा? श्वसन द्वारा। तो हमारे शरीर के अंदर एक श्वसन अंग होता है जिसको बोलते हैं फेफड़ा। वो क्या करता है? श्वसन का पूरा प्रक्रिया करवाता है, उसी से श्वसन होता है। ठीक है, तो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन आता है, और जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है।
तो ग्लूकोज में जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। तब क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। तभी हम उस भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली इसे कहने का बात यही था। इसको लिखा दे क्या लाइन में? चलिए लिखिए, इसको लाइन में लिख लेते हैं। देखिए, लिखिए, हमारे साथ ही लिखिए, पचे हुए भोजन पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण तभी होगा जब भोजन के अणुओं में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। तो हमने एक लाइन क्या लिखा कि पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण तभी होगा जब भोजन के अणुओं में ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। अब आपको ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा होगा कि आखिर ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं या पढ़ने वाले होंगे तो हम बता देते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, जैसे ये है हाइड्रोजन, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन, H2+O2 है, और ये दोनों मिलाकर के क्या बनाता है? H2O। ये दोनों मिलाकर के क्या बनाता है? H2O। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो मतलब ऑक्सीजन जुटे। तो देखिए, यहाँ हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन भी अलग है। अलग अलग है ना भाई? ठीक है, हाइड्रोजन भी अलग है और ऑक्सीजन भी अलग है। लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन किया तो इसमें क्या हुआ? H2O का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? H2O का। तो अभी हमको देखने में क्या मिल रहा है कि ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया? हाइड्रोजन के साथ। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीकरण रिएक्शन। कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा है। ठीक है ना? और एक चीज हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन का वियोग हो, जिसमें हाइड्रोजन का वियोग हो। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है ना? फिलहाल इतना ही। तो ऑक्सीकरण समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीकरण समझ में आया कि नहीं? जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो। ठीक है, चलिए ये लाइन लिख लिए। उसके बाद देखिए, हम जानेंगे शोषण। क्या जानेंगे? शोषण। जैसे चैप्टर का नाम ही था क्या? शोषण। तो शोषण में होता क्या है? सभी जीवधारियों के लिए पोषण के साथ साथ शोषण भी जरूरी है। पोषण के साथ साथ शोषण भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि पोषण से हमको भोजन मिल गया, लेकिन उस भोजन से ऊर्जा तभी मिलेगा जब हम शोषण करेंगे। क्या करेंगे? शोषण करेंगे। शोषण के दौरान ऊर्जा लेंगे, मतलब कि शोषण के दौरान ऑक्सीजन लेंगे। जब शोषण के दौरान ऑक्सीजन लेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, और जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा तभी ऊर्जा का निर्माण होगा। जब तक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं होगा तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन के साथ साथ मतलब शोषण भी जरूरी है सभी जीवधारियों में। तो शोषण क्या है? सभी सजीवों में होने वाला एक विशिष्ट प्रक्रिया है, एक विशेष प्रक्रिया है। जिस तरह से पाचन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, उसी प्रकार से श्वसन भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है। अगर हमको इसका परिभाषा बनाना है, तो श्वसन का परिभाषा बनाना है तो देखिए लिखते हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों के शरीर में
वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों के शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन के अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान होता है। उसे श्वसन कहते हैं। तो श्वसन का अगर हमको परिभाषा बनाना है तो क्या होगा, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों के शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन के अभिक्रिया द्वारा किसके ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन के अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त हो, ऊर्जा प्रदान हो या ऊर्जा प्राप्त हो, वैसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, श्वसन। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, श्वसन। तो क्या हुआ, ये कोई कोशिका है और कोशिका में ग्लूकोज मौजूद है। क्या मौजूद है, ग्लूकोज। ठीक है, तो क्या हुआ, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों के शरीर के कोशिकाओं में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा, तो ये ग्लूकोज है और श्वसन के दौरान हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच क्या होता है, अभिक्रिया होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, अभिक्रिया होता है, और इसी अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, ऊर्जा। और ऊर्जा के रूप में क्या निर्माण होता है, एटीपी निर्माण होता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको दूसरा परिभाषा भी बना सकते हैं। अगर हमको एक श्वसन का एक और परिभाषा लिखना है तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, या करके लिख देते हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों या पदार्थ, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। तथा CO2 प्लस H2O मुक्त होता है। उसे श्वसन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, तो किसी जीवों के शरीर में कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या उपस्थित होता है, ग्लूकोज उपस्थित होता है। ठीक है, तो जब उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, तथा ऊर्जा का निर्माण होता है और CO2 तथा H2O मुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो ये तो दोनों प्रकार से परिभाषा हो गया। ठीक है ना, अब इसको देखिए, समझिए। कोई कोशिका है और इसमें क्या है, ग्लूकोज। इसमें क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, इसी ग्लूकोज को बोल रहे हैं कार्बनिक पदार्थ। इसी ग्लूकोज को क्या बोल रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण द्वारा, किसके द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, तो क्या होगा, जब ग्लूकोज में ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा,
जब ग्लूकोज में ऑक्सीकरण होगा तो इसके दौरान ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। और ऊर्जा के रूप में क्या बनता है? एटीपी बनता है। और क्या क्या मुक्त होगा? CO2 भी मुक्त होगा और H2O भी मुक्त होगा। तो यहाँ पर CO2 भी मुक्त होगा और प्लस H2O भी मुक्त होगा। इसी को हम शोषण बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? शोषण बोलते हैं। तो ठीक है, शोषण समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम दो चीज बात करेंगे किसके बारे में, कि कुछ जीव क्या है, वो ऑक्सीजन का उपयोग इसलिए करता है ताकि वो ग्लूकोज को पूरी तरह से तोड़ सके। किसको तोड़ सके? ग्लूकोज को तोड़ सके। यहाँ पर क्या हुआ है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज को तोड़ तो ही रहा है। ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है और CO2 बना रहा है। लेकिन ये हो कैसे रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो अब आगे ये जानेंगे कि ऑक्सीकरण दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से। फिलहाल इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। आगे क्या जानेंगे कि भोजन अणु का जब ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, तो वो दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से। पहला देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उपस्थिति मतलब प्रेजेंट में, तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, उपस्थिति में। और दूसरा क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति मतलब अब्सेंट। तो भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण दो तरीके से संभव है। कितने तरीके से संभव है? दो तरीके से। पहला तरीका क्या है? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण होगा, भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होगा। और अगर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तब भी भोजन का ऑक्सीकरण होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण जब होता है तो इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा बनता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा बनता है। और जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है लेकिन कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। तो अभी हम क्या सीखे कि जो भी बचा हुआ भोजन है वो ग्लूकोज है, या जो भी कार्बनिक अणु है, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ग्लूकोज है, तो उसमें जब तक ऑक्सीकरण नहीं होगा तब तक हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीकरण के लिए हमको ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है। तो हम सब जीवों में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, लेकिन कुछ जीवों में दूसरे तरीके से होता है, बिना ऑक्सीजन का भी हो जाता है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ऑक्सीकरण, भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण दो तरीके से संभव है। एक तरीका है जब ऑक्सीजन उपस्थित हो, और दूसरा तरीका है जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। तो जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो इस टाइम जब भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो इस कंडीशन में ऊर्जा बहुत ज्यादा बनता है। इस कंडीशन में ऊर्जा बहुत ज्यादा बनता है। लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होता है, जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, तो भी भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है। बिना ऑक्सीजन के भी भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है? कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। इस कंडीशन में क्या होता है? कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? ओके। अब आगे हम कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट। जैसे आप सभी को पता होगा कि सभी जीवधारियों में ऊर्जा के रूप में क्या मुक्त होता है? एटीपी। ऊर्जा के रूप में क्या मुक्त होता है? एटीपी। तो लिखिए, सभी जीवों में ऊर्जा के रूप में एटीपी
मुक्त होता है, ऊर्जा के रूप में एटीपी मुक्त होता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ देता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो लिख देते हैं एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। हिंदी में लिख दे क्या, लिख देते हैं एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एक और मजेदार बात बताते हैं, एटीपी को जैव ऊर्जा कहा जाता है। एटीपी को क्या कहा जाता है, जैव ऊर्जा, ये भी लिख देते हैं। एटीपी को जैव ऊर्जा कहते हैं। अब सवाल आया कि एटीपी को जैव ऊर्जा क्यों कहते हैं, एटीपी को क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा। तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि एटीपी को जैव ऊर्जा क्यों कहते हैं, इसका भी आंसर है। देखिए क्योंकि अगर हम सवाल करें कि एटीपी को जैव ऊर्जा क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि जीवों के शरीर में ऊर्जा का निर्माण कोशिका के अंदर होता है। एटीपी को क्या कहा जाता है, जैव ऊर्जा। और जैव ऊर्जा मतलब वैसा ऊर्जा जो जीव के शरीर के अंदर बना हो, वैसा ऊर्जा जो किसके अंदर बना हो, जीव के शरीर के अंदर। तो अगर हम सवाल करें कि एटीपी को जैव ऊर्जा क्यों कहते हैं, तो जवाब में क्या आएगा, क्योंकि जीवों के शरीर में ऊर्जा का निर्माण किसके अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है, इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। अच्छा आगे देखिए, एक और बात है कि ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को जैविक ईंधन कहते हैं। एटीपी को जैव ऊर्जा कहते हैं और ग्लूकोज को जैविक ईंधन कहते हैं। ग्लूकोज के क्या कहते हैं, जैविक ईंधन। ऐसा क्यों, इसमें भी सवाल है क्यों, तो इसका आंसर होगा क्योंकि जीवों में ऊर्जा के निर्माण के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज को जैविक ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि जीवों में ऊर्जा निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक ग्लूकोज नहीं रहेगा तब तक ऊर्जा एटीपी नहीं बनेगा। और एटीपी को क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका निर्माण किसके अंदर हो रहा है, जीवों के शरीर के कोशिका के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, जैव ऊर्जा बोल रहे हैं, ठीक है ना। और ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, जैविक ईंधन। तो जैविक ईंधन का मतलब क्या हुआ, ईंधन, ईंधन जिसको हम जलावन जैसे बोलते हैं, हमारा लकड़ी हो गया, गैस हो गया, ये सब किसके रूप में काम करता है, ईंधन के रूप में, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, खाना है, ग्लूकोज खाना ही तो है, और उससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हमको खाना बनाने के लिए कुछ ईंधन वगैरह की जरूरत होता है कि नहीं, जैसे गैस,
तो गैस का प्रयोग करेंगे तो गैस ईंधन हो गया। उसी प्रकार से ऊर्जा जब हमको निर्माण करना है, जब भी हमको ऊर्जा का निर्माण करना है तो ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज यहाँ पर ईंधन के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? ईंधन के रूप में। इसलिए ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक ईंधन। इसलिए ग्लूकोज को क्या कहते हैं? जैविक ईंधन। और एटीपी को जैव ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण जीवों के शरीर के कोशिकाओं के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखे। अब जानेंगे थोड़ा सा जो भी श्वसन तंत्र है उसका रासायनिक समीकरण। श्वसन का क्या जानेंगे? रासायनिक समीकरण। तो देखिए क्या है श्वसन का रासायनिक समीकरण। श्वसन की परिभाषा में हम लोग क्या पढ़े कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो उससे क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होगा एटीपी के रूप में, और प्लस में क्या बनेगा? CO2 बनेगा और जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है ये? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ग्लूकोज का है। इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो बोले थे ऑक्सीकरण के लिए क्या जरूरी है? श्वसन जरूरी है। जब श्वसन होगा तो क्या आएगा? शरीर में ऑक्सीजन आएगा। तो एक कार्बन को तोड़ने के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए। एक कार्बन को तोड़ने के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ ग्लूकोज में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। इसलिए यहाँ पर कितना ऑक्सीजन का जरूरत है? 6 ऑक्सीजन का जरूरत है। कितना ऑक्सीजन का जरूरत है? 6 ऑक्सीजन का जरूरत है। तो क्या हुआ? ग्लूकोज है, इसमें 6 कार्बन का ग्लूकोज है, इसलिए हमको कितना, इसको तोड़ने के लिए कितना ऑक्सीजन देना पड़ रहा है? 6 ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। अब क्या होगा? इसका ऑक्सीकरण होगा। अब इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होता है कोई ना कोई एंजाइम की मदद से। ऑक्सीकरण कैसे होता है? कोई ना कोई एंजाइम की मदद से, ये आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो बताए हैं कि ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। मतलब हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन किसी के साथ अलग हो जाएगा। जैसे देखिए ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, तो क्या होगा? इधर देख लीजिए, इसमें बनेगा CO2 और बनेगा H2O और बनेगा ऊर्जा। और क्या बनेगा? ऊर्जा। और ये भी बताए हैं कि ऊर्जा के रूप में क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। ऊर्जा के रूप में क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। अच्छा, जब एक कार्बन कंपाउंड है तो उससे एक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 CO2 हो जाएगा और 6 H2 हो जाएगा। क्यों ये 6 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कितना ऑक्सीजन दिए हैं हम? 6 ऑक्सीजन दिए हैं, इसलिए सब जगह 6 लिखना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये श्वसन का रासायनिक समीकरण है। किसका रासायनिक समीकरण है? श्वसन का रासायनिक समीकरण। तो श्वसन के परिभाषा में भी तो यही बताए थे कि किसी भी जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ मतलब क्या? जो कार्बन से बना हुआ है, जैसे ग्लूकोज। उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में जब क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीजन देंगे तभी तो ऑक्सीकरण होगा। तो ऑक्सीजन दिए, क्या हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। जब ऑक्सीकरण हुआ तो हमको ऊर्जा प्राप्त हुआ, प्लस में CO2 प्राप्त हुआ और H2O मुक्त हुआ। ये होता है, इसी को क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। तो जितना अभी तक बताया उतना क्लियर है क्या? ओके, तो हमारे साथ साथ समझते भी जाइए, और जब हम लिखते हैं तो आप हमारे साथ लिखते भी जा सकते हैं। ठीक है ना? पहले हम कैसे पढ़ाते थे? पहले तो बोर्ड पे पहले से ही लिख देते थे, उसी को समझाते थे, लेकिन ये थोड़ा बोरिंग लगने लगा है। हमारे साथ आप लोग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे हम कोशिकीय श्वसन। कौन सा श्वसन पढ़ेंगे? कोशिकीय श्वसन। उसको 2 भागों में बांटा है। अवायवीय नाम सुने होंगे, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो इसके बारे में अगला वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग श्वसन के बारे में परिचय जाने की, श्वसन क्या होता है, श्वसन सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है, और श्वसन क्या है, कौन सा प्रक्रिया है जिसकी प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और उसके दौरान ऊर्जा प्रदान होता है, साथ में CO2 और H2O मुक्त होता है। तो जब भी हम पाचन चैप्टर में भोजन खाए और भोजन पच गया, तो भोजन जो पचा है और टूट करके ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज जमा होता है हमारे सभी शरीर के कोशिकाओं में। कहाँ जमा होता है? पूरे शरीर के कोशिकाओं में क्या जमा होता है? ग्लूकोज।
लेकिन क्या उस ग्लूकोज से हमको अभी ऊर्जा मिल रहा है क्या? नहीं। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होगा। और ऑक्सीकरण कब होगा? जब हम लोग श्वास लेंगे, श्वसन करेंगे, तभी तो श्वास लेंगे और ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो हमको ऊर्जा भी मिलेगा और साथ में CO2 और H2O भी मुक्त होगा। तो यही होता है श्वसन। ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।